कार्ब धात्विक यौगिक, इस सीरीज का यह हमारा 8वां वीडियो है। सीरीज के पहले के वीडियोस में आपने जाना था कि कार्ब धात्विक यौगिक क्या होते हैं, उनके सामान्य गुणधर्म, उनकी संरचना किस प्रकार की होती है। उसके अतिरिक्त हमने ये भी जाना था लिथियम, मरकरी, टिन, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिक कैसे बनाए जाते हैं, उनकी संरचना क्या होती है, उनके क्या उपयोग होते हैं, इन सब के बारे में हमने जाना था। इस भाग 8 में आज हम जानेंगे धातु एथिलीन संकुलों के बारे में। सामान्यतः धातु एथिलीन संकुलों को कार्बन मोनोऑक्साइड या हैलाइड आयनों के प्रतिस्थापन से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जाइसे सॉल्ट, जिसे जलीय माध्यम में पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट पर एथिलीन की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। इस अभिक्रिया में SnCl2 कैटलिस्ट की तरह काम करता है और एक प्लेटिनम का मध्यवर्ती यौगिक बनता है। इसी तरह से सिल्वर और कॉपर के यौगिक जलीय माध्यम में एथिलीन से क्रिया कर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। वास्का यौगिक और इसी का ब्रोमीन डेरिवेटिव भी एथिलीन से क्रिया कर धातु एथिलीन संकुल बनाता है। एथेनॉलिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन हाइड्रेट की क्रिया जब प्लेटिनम के कंपाउंड के साथ की जाती है, जो कि यहाँ स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है, तो धातु एथिलीन संकुल प्राप्त होता है। यहाँ पर प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जाइसे लवण, जिसकी हम अभी पहले बात कर रहे थे, उसकी संरचना अब हम देखते हैं। यहाँ चित्र में जाइसे लवण की संरचना स्ट्रक्चर दिखाया गया है। जाइसे लवण में सिनर्जिक सहक्रियात्मक सिग्मा व पाई बंधन होता है, जो यह चित्र में ऊपर की तरफ दर्शाया गया है। धातु एथिलीन संकुलों का प्रयोग समांगी हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरण में किया जाता है। कुछ धातु एथिलीन संकुलों के उदाहरण और उनके बनाने की जो अभिक्रिया है यहाँ दिखाई गई है। सबसे पहले अभिक्रिया यहाँ स्क्रीन पर नीचे की तरफ दिखाई गई है, जिसमें कि धातु एथिलीन संकुल दिख रहा है। एथिलीन के हाइड्रोसेलिनीकरण से भी हम धातु एथिलीन संकुल बना सकते हैं। इसी तरह से विल्किंसन उत्प्रेरक की एथिलीन से जो विक्रिया होती है, वह भी इसी तरह का उत्पाद देती है। वॉकर प्रक्रम में टेट्राक्लोराइड प्लेटिनम की क्रिया जब एथिलीन से की जाती है तो एसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। अभिक्रिया और इसकी क्रियाविधि यह स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। ये जो स्क्रीन पर जो आप नीचे चित्र देख रहे हैं, उसे हम वॉकर चक्र कहते हैं। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की एथिलीन से क्रिया कर धातु एथिलीन संकुल बनाया जा सकता है। अभिक्रिया को यहाँ स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है। अपचायक एथिलीनीकरण, इस प्रकार के विचरण में संक्रमण धातु को निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में एथिलीन या अन्य अपचायक पदार्थ द्वारा अपचयित किया जाता है और धातु एथिलीन यौगिक प्राप्त होते हैं। धातु कार्बोनिल या हैलाइड यौगिक की एथिलीन से क्रिया कर निम्नानुसार धातु एथिलीन संकुल प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ जो नीचे कुछ अभिक्रियाएं आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, इनमें धातु कार्बोनिल की या धातु हैलाइड की एथिलीन से क्रिया करवाई गई है और उत्पाद के रूप में धातु एथिलीन कॉम्प्लेक्स प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं समांगी हाइड्रोजनीकरण की। समांगी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया हेतु
संक्रमण तत्व संकुलों को उत्प्रेरक की भांति प्रयुक्त किया जाता है। और ये जो समांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं होती है, इनमें अभिकारक व उत्प्रेरक अणु एक ही प्रवस्था में होते हैं। उत्प्रेरकों और मध्यवर्ती उत्प्रेरक संकुलों को स्पेक्ट्रमी विधि द्वारा अभिलक्षित किया जा सकता है और बार बार संश्लेषित भी किया जा सकता है। प्रत्येक धातु केंद्र उत्प्रेरण हेतु तैयार होता है। इन अभिक्रियाओं की अत्यधिक वर्णनात्मकता होती है तथा इन अभिक्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण होता है। समांगी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है और इन अभिक्रियाओं की काइनेटिक्स और मैकेनिज्म की स्टडी बहुत आसान होती है। समांगी उत्प्रेरण में अभिक्रिया ऊर्जा के साथ किस तरह से परिवर्तित होती है, इसे यहाँ ग्राफ में दर्शाया गया है। ऊपर जो गहरी लाइन है वो उत्प्रेरक रहित क्रिया को दर्शा रही है और जो डॉटेड लाइन है वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया को दर्शाती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है और अंत में वही उत्पाद प्राप्त होता है, जबकि इसके लिए ऊर्जा का मान बहुत कम होता है। ओलेफिन समांग हाइड्रोजनीकरण। यदि डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनीकरण करना हो तो अधिकतर उत्प्रेरकों में उच्च ताप व उच्च हाइड्रोजन दाब की आवश्यकता होती है। प्रैक्टिकली देखें कि किसी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के साथ 25 डिग्री सेल्सियस और 1 वायुमंडलीय दाब पर समांग अपचयन की पहली बार जो क्रिया थी वो विल्किंसन उत्प्रेरक के द्वारा की गई थी। यह विल्किंसन उत्प्रेरक रोहिडियम धातु का एक संकुल है। इसकी अभिक्रिया यहाँ स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। उपयुक्त अभिक्रिया में जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है उसके एथिलीन के साथ समांगी उत्प्रेरक अभिक्रिया में प्रयुक्त किया जाता है। क्रियाविधि आगे दर्शाई गई है। यह इसकी क्रियाविधि है कि सिस डाइहाइड्रो उत्प्रेरित एथिलीन का हाइड्रोजनीकरण। अभिक्रिया से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से सिस डाइहाइड्रो उत्प्रेरित होकर एथिलीन का हाइड्रोजनीकरण हो रहा है, उसका डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है। यह अभिक्रिया दर्शाती है कि विल्किंसन उत्प्रेरक से प्राप्त 14 इलेक्ट्रॉन युक्त जो पहला अणु दर्शाया, एक बार पुनः अभिक्रिया को देखते हैं कि जो आप देख पा रहे होंगे कि जिस पर 1 नंबर दर्शाया गया है उस अणु के साथ हाइड्रोजन अणु जुड़ता है, जिससे 5 उपसह संयोजन वाला और 16 इलेक्ट्रॉन युक्त डाइहाइड्रो संकुल बनता है, जिसे अभिक्रिया में 2 नंबर से दर्शाया गया है, जिसमें कि 16 इलेक्ट्रॉन है। पुनः उस अभिक्रिया को देखते हैं कि जिसमें 2 नंबर दर्शाया गया है यह 16 इलेक्ट्रॉन वाला है। तत्पश्चात इस संकुल के साथ एथिलीन का एक अणु जुड़ता है और 6 उपसंयोजी बंध और 18 इलेक्ट्रॉन युक्त स्थायी संकुल बनता है। इस संकुल के बीटा कार्बन परमाणु के स्थानांतरण से पुनः 5 उपसंयोजक वाला एल्किल मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त होता है और जो रीअरेंजमेंट द्वारा हाइड्रोजनीकृत उत्पाद एथेन देता है और जो हमारा रोहिडियम का उत्प्रेरक था वह हमें वापस प्राप्त हो जाता है। यह जो विल्किंसन उत्प्रेरक से हाइड्रोजनीकरण की क्रिया है, इसमें अन्य एल्केन भी यूज किए जा सकते हैं, लेकिन फिर अभिक्रिया बहुत धीरे होती है। विल्किंसन उत्प्रेरक में से जब ट्राइफेनिल फॉस्फेन अणु निकलता है तो एथिलीन उस रिक्त जगह को शीघ्रता से भर लेता है और हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया को इनहिबिटर बाधित करता है। विल्किंसन उत्प्रेरक एल्कीन अभिकर्मक व फॉस्फेन लिगेंड के प्रति काफी संवेदनशील होता है। यदि एल्कीन बड़े आकार की या त्रिविम बाधित होती है तो इस उत्प्रेरक द्वारा हाइड्रोजनीकरण की क्रिया नहीं हो सकती, अतः हाइड्रोजनीकरण क्रिया हेतु एथिलीन ही उपयुक्त रहता है। एल्कीनों की हाइड्रोजनीकरण की प्रवृत्ति का क्रम निम्नानुसार होता है, जो यह स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है।
विल्किंसन उत्प्रेरक के अतिरिक्त कई अन्य तृतीयक फॉस्फेन संकुलों को भी हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरण में काम में लिया जा सकता है। तो ये जो अलग अलग उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण हेतु काम में आते हैं, इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो जिनमें मेटल और हाइड्रोजन का बंध नहीं होता है, दूसरे वे जिनमें कि मेटल और हाइड्रोजन का बंध होता है, तीसरे जो कि अब्लॉक तत्व के हाइड्राइड्स होते हैं। समांगी हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरणों के कुछ उदाहरण यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं, जिनकी अभिक्रियाएं यहाँ आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई हैं। एकल हाइड्राइड उत्प्रेरक द्वारा एल्कीनों का हाइड्रोजनीकरण। जब एकल हाइड्राइड को उत्प्रेरक की तरह काम में लेते हैं तो अभिक्रिया किस तरह से होती है, ये यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। विल्किंसन जो उत्प्रेरक है उसकी तुलना में जो ये हाइड्राइड्स हैं ज्यादा एक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। ये अभिक्रिया यहाँ स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। लैंथेनाइड उत्प्रेरकों द्वारा समांगी हाइड्रोजनीकरण। जिस तरह से विल्किंसन उत्प्रेरक द्वारा हम हाइड्रोजनीकरण की क्रिया में उसको कैटलिस्ट की तरह काम में ले रहे थे, उसी तरह से हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रियाओं में लैंथेनाइड के भी उत्प्रेरक काम में लिए जा सकते हैं। अभिक्रिया यहाँ स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है कि किस तरह से लैंथेनाइड उत्प्रेरक द्वारा समांगी हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया होती है। निकल के संकुल उत्प्रेरक द्वारा समांगी हाइड्रोजन उत्प्रेरण को यहाँ दर्शाया गया, जिसमें एथिलीन जो है द्विलीकृत होकर साइक्लोब्यूटेन बनाती है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने जाना कि धातु एथिलीन के संकुल किस तरह से बनाए जाते हैं और किस तरह से हाइड्रोजनीकरण अभिक्रियाओं में वे उत्प्रेरक की भांति प्रयुक्त किए जा सकते हैं। धन्यवाद।